नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं विद्यानिवास मिश्र जी किस प्रकार से आगे की परिस्थिति को संभालते हैं। तो चलिए, अपन देख रहे थे किसको? विद्यानिवास मिश्र जी को देख रहे थे। और विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित कौन सा निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे? निबंध का शीर्षक है मेरे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये इसका स्टेप है, शीर्षक है। यहाँ पर लेखक पिछली क्लास में ऐसे बता रहा था, मैंने आपको बताया था जब अपनों ने क्लास शुरू की थी कि यह निबंध है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। आत्मकथात्मक शैली में यानी लेखक यूं बताता है मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ये कहा, मैंने ये किया, यानी अपने आप के बारे में बताना ही कौन सी शैली होती है? आत्मकथात्मक। अर्थात इसमें लेखक स्वयं पात्र के रूप में आया है। लेखक कहता है कि भाई मेरे घर पे मेरे मित्र आए हुए थे, मेरे मित्र थे, और इसके साथ साथ मेरे चिरंजीव और इसके साथ साथ एक रिश्तेदार की कन्या, रिश्तेदार की बेटी जो मेरे यहाँ आई हुई है। इन तीनों ने इच्छा रखी किसकी? संगीत कार्यक्रम को देखने जाने की या सुनने जाने की। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं मना करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियों को देखकर या आसपास के सामाजिक वातावरण को देखकर मैं चाहता था कि इनको मना कर दिया जाए, परंतु फिर बच्चों का मन भी रखना जरूरी था। तो मन रखने के लिए मैंने उनसे हाँ तो की, परंतु मैंने यूं कहा कि भाई 1 से 1.5 घंटे में आ जाना, 1.5 घंटे में आ जाना, ज्यादा समय तुम लोग मत लगाना। परंतु धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो लोग नहीं आते। इस बीच बरसात भी होने लग जाती है। लेखक भी अंदर कमरे में आकर सोता है और उसी समय श्रीमती जी, श्रीमती का मतलब हुआ कि लेखक की पत्नी उद्विग्न हो जाती है। और लेखक की पत्नी उद्विग्न होकर और ऐसे संकल्प करने लग जाती है कि आज तो मैं आपके मित्र को ये कहने वाली हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब जो जाता है वो समय पर नहीं आता तो अपन इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। आज आने दे, उसको समझाऊंगी, ये कहूंगी, ऐसे इतनी समझ तो होनी चाहिए, इतने बड़े हो गए तुम लोग। तो इस प्रकार से श्रीमती जी अनेक प्रकार से संकल्प करने लगी कि ऐसा ऐसा मैं करूंगी। लेखक समझाता है, क्यों? क्योंकि बरसात शुरू हो गई थी। तो यूं कहा कि देखो बच्चे नहीं है, मतलब बच्चे समझदार हो गए हैं, तो तुम इस प्रकार से चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। और फिर बरसात भी तो हो रही है, अब बरसात रुकेगी तब तक आ जाएंगे। और साथ साथ ये भी है कि भाई संगीत में एक जादू होता है। जब अपन संगीत सुनने बैठते हैं तो उसके बाद चाहकर भी उठ ही नहीं पाते। तो इसलिए संगीत में एक जादू होता है। तो हो सकता है वो भी अपने आप को नहीं वहां से खड़ा कर पाए हों, उठ नहीं पाए हों, तो इसलिए थोड़ी बहुत देर होगी। पर तुम है वो आराम से सो जाओ, कोई किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। अब लेखक ने श्रीमती जी को तो समझा दिया और श्रीमती जी शांत भी हो गई और सो भी गई। परंतु लेखक का मन अब उद्विग्न हो गया और लेखक अब सोचने समझने लगा कि क्या हो सकता है, अभी तक आए क्यों नहीं। अब लेखक ने श्रीमती जी को तो समझा दिया, अपने आप को कैसे समझाए, अपने आप को, आपके मन को कैसे समझाए। कहते हैं ना कि दूसरों को समझाना, दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान है। खुद को समझाइए, खुद की कमी निकालिए, खुद की कमियां बताइए, तब पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार से ये चीजें हो सकती है, यानी कितना मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपन ये चीज देखते हैं कि श्रीमती जी जो है वो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेती है। वो तो सो भी जाती है, परंतु लेखक नहीं संभाल पाते और लेखक को नींद नहीं आती, तो फिर चेयर उठाकर बरामदे में आकर बैठ जाते हैं।
अब बरामदे में आकर बैठ जाते हैं और नजरें कहाँ टिकी है, दरवाजे पर नजरें टिकी हुई है, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। हल्की सी आवाज भी होती है तो यूं होता है कि हाँ आ गए। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। यही तो विद्या निवास मिश्र जी की कला है, ललित निबंध। इसी को कहते हैं कि आपको लग रहा है कि निबंध पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कहानी पढ़ रहे हैं। यानी इतना मधुर और इतने सुंदर तरीके से लेखक वर्णन करता है। तो निबंध जो नीरस होते थे वो प्राचीन निबंध होते थे, आजकल निबंध है वो अच्छे सरस होने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लेखक है वो दरवाजे पर, या फिर अपन यूं कहें कि बरामदे में बैठा और दरवाजे की तरफ देख रहा है। दरवाजे की तरफ जब लेखक देख रहा है तो हल्की सी आवाज भी उसे चौंका देती है। उसे बार बार मन में आता है कि क्यों नहीं आए अब तक, क्या कर रहे होंगे, उनको इतना तो समझना चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि उन्हें आ जाना चाहिए, इतनी देर क्यों लगा दी। और तभी लेखक के विचारते विचारते यूं है कि बाहर सड़क पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। देखिए बरसात का मौसम है तो लोग वैसे भी शांत हो जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, कोई भी दिखाई भी नहीं दे रहा और कोई भी पुरई का पात का मतलब है पत्ता भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी के आने की आहट भी नहीं है। तो लेखक है वो वहां पर उद्विग्न रूप से बैठा है और बैठे बैठे उसके मस्तिष्क में कुछ पंक्तियां कौंध जाती है, कुछ पंक्तियां आ जाती है। वो पंक्तियां कौन सी हैं तो यहां पर अपन देखते हैं कि तो लेखक के मन में कुछ पंक्तियां कौंध जाती है, कुछ पंक्तियां आती हैं। और वो पंक्तियां कौन सी होती हैं, एक गाना गाया जाता है, एक गीत है जिसकी कुछ पंक्तियां लेखक यहां पर बताता है। मोरे राम का बीजे मुकुटवा लक्ष्मण को पटुआ मोरे सीता की भीजे सिनेरवा ते राम घर आजे। यानी इस प्रकार से पंक्तियां उसके मन मस्तिष्क में गूंज जाती है। देखिए ये एक प्रसंग है रामचरितमानस का या रामायण का। भगवान श्री राम जब वन में चले जाते हैं तो मां जो कौशल्या है वो बहुत ही उदास हो जाती है। अब जो माता है वो राम की माता है वो इतनी उदास हो जाती है कि उसे हर समय राम की याद आती है। कहीं भी किसी भी जगह किसी भी वस्तु को देखकर, जो राम की वस्तु है, राम के घोड़ों को देखकर उसे राम की याद आती है, राम के वस्त्रों को देखकर राम की याद आती है, राम के मुकुट को देखकर राम की याद आती है। और अक्सर ये होता है कि जब माता का वात्सल्य प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है और इतना निश्चल प्रेम होता है, इतना निस्वार्थ प्रेम होता है कि उसे इतनी चिंता उसके बारे में बनी रहती है कि उसे कभी कभी यूं भी लगता है कि हाँ मेरा बेटा यही है। तो कभी कभार है वो बरसात हो जाती है तो वहां पर माता चिंता करने लगती है कि मेरे बेटे का मुकुट भीग रहा होगा। यानी बरसात हो रही है तो वन में तो कोई महल भी नहीं है तो मेरे बेटे का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लक्ष्मण के वस्त्र भीग रहे होंगे। पट का मतलब होता है वस्त्र। मोरी सीता की भीजे सिनेरवा का मतलब होता है सिंदूर, मेरी सीता का सिंदूर भीग रहा होगा, पता नहीं राम कब घर आएगा। तो इस प्रकार से माँ है वो अपने पुत्र के बारे में चिंता करती है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यानी सबसे पहले तो मुकुट ही होता है और इसके साथ साथ एक चीज ये भी होती है। देखिए आपने देखा होगा कि किसी भी संस्था में बहुत से कर्मचारी है वो कार्य करते हैं, बहुत से कर्मचारी कार्यरत होते हैं यहाँ पर किसी भी संस्था में।
परंतु जब कोई समस्या होती है तो दोष किसको दिया जाता है? उसके प्रधान को, कर्मचारियों को नहीं। सीधा का सीधा यूं आता है कि उस जो संस्था है उसमें इस प्रकार की समस्या होगी तो वहां पे प्रधान कौन है, यानी उस संस्था का हेड कौन है, उसके बारे में बात आएगी। अब यदि क्रेडिट मिलेगा तो यदि संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है तो पुरस्कृत किया जाएगा, तो भी संस्था के मालिक को ही पुरस्कृत किया जाएगा, कर्मचारियों को कोई भी पुरस्कार नहीं देता। तो दोष भी किसके मत्थे होते हैं? प्रधान के, और गुण भी किसके, सफलता भी किसके नाम आती है? प्रधान के नाम आती है। उसी प्रकार से राजा महाराजा जो होते हैं, उन राजा महाराजाओं के लिए उनका प्रतीक, राजा का मतलब क्या होता है कि उसके पास मुकुट है। जब तक उसके पास मुकुट और उसका सिंहासन है तभी तक वह राजा है, अन्यथा वह राजा नहीं है। अर्थात जब तक व्यक्ति राजा की गद्दी पर बैठा है तभी तक राजा है। वह वहां से निकलकर यदि दुनिया के बीच चला गया, जनता के बीच चला गया, तो वह सामान्य जनता के समान ही बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सिंहासन और मुकुट ही राजा के प्रतीक माने जाते हैं। अब माँ अपने बेटे को, जिसका राज तिलक होना था, तो उसको राजा के रूप में देखती है। तो उसे यूं लगता है कि मेरे राम ने मुकुट पहन रखा है तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अर्थात मेरे राम की प्रतिष्ठा भीग रही है। मुकुट का मतलब उसकी प्रतिष्ठा, उसका राजत्व और उसका सिंहासन से संबंधित भाव या सिंहासन से संबंधित आचार विचार। तो इसलिए माँ वहां पर चिंता करती है कि मेरे राम का भीजे मुकुट हुआ, और लक्ष्मण के वस्त्र और सीता की सिंदूर भीग रही है। यहां पर मुकुट का महत्व है, राजा के पद का महत्व है, राजा व्यक्ति का महत्व नहीं है। अब यहां पर देखिए, समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी जी की साख प्रधानमंत्री के रूप में तब तक है जब तक वो इस पद पर है। जैसे ही वो पद से हटे उसके बाद वो एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। तो उसी प्रकार से मुकुट की वैल्यू है, मुकुट का सम्मान है, मुकुट की प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि वर्तमान समय तक कभी भी जब रामलीला का आयोजन करना होता है तो सब लोग सर्वप्रथम मुकुट की पूजा करते हैं, मुकुट की पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं कि कहीं भी संस्था में जाते हैं, किसी भी पद पर, यानी प्रिंसिपल जो बैठा है वो उस चेयर पर बैठा है तभी तक उसका सम्मान होता है, यानी उस पर बैठने के बाद ही यूं लगता है कि हाँ ये प्रिंसिपल है, उनका सम्मान होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मुकुट का सम्मान है और आज तक यही होता आ रहा है। पद को ही प्रतिष्ठित माना जा रहा है, पद की ही प्रतिष्ठा होती है, व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं होती। व्यक्ति तभी तक वैल्यू रखता है जब तक वह उस पद पर होता है। तो लेखक क्यों कहते हैं कि मुझे एकदम से ये पंक्तियां याद आ गई, कितने प्रेम से मेरी दादी, मेरी माँ इन पंक्तियों को गुनगुनाती थी। और मैं भी कभी विदेश चला जाता था तो मैं विदेश चला जाता था और मैं काफी दिनों से जब आता था तो मेरी माँ और दादी इसी प्रकार की पंक्तियां गुनगुनाती थी और यूं कहती थी, मेरे बेटे को कैसा वनवास मिला, अर्थात मेरा बेटा घर से दूर चला गया, घर से दूर चला गया तो इसका मतलब उसे भी वनवास मिल गया। तो इसलिए वो कहती हैं कि मेरे बेटे को कैसा वनवास मिला। तो यहाँ पर जो है वो लेखक यह समझाना चाहता है कि माता अपने पुत्र के मुकुट की चिंता करिए, अर्थात माता अपने पुत्र की प्रतिष्ठा, उसके सम्मान की चिंता वहां पर कर रही है कि मेरे पुत्र का मुकुट भीग रहा है। लेखक क्यों कहते हैं कि मेरे बारे में भी चिंता होती थी, मेरी माँ को, मेरी दादी को, इस प्रकार से मैं बाहर चला जाता था, परंतु उस समय मुझे हंसी आती थी। मुझे वह गीत और ये पंक्तियां बड़ी मधुर लगती थी, मैं सुनता था।
परंतु इन पंक्तियों के पीछे जो मेरी माँ, मेरी दादी का दर्द छिपा हुआ था। मेरे राम का भेजे मुकुटवा यानी मेरा राम, मेरा बेटा जो मुझसे दूर है, तो उस दूरी के पीछे उनका जो दर्द छिपा हुआ होता था, उनकी जो चिंता छिपी हुई होती थी, वो लेखक कहते हैं कि मैं नहीं देख पाता था। मैं सिर्फ हंसता था, पंक्तियां मधुर लगती थी, परंतु उसके पीछे का कारण नहीं जान पाता था और मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता था। यही तो फर्क होता है पीढ़ियों का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का। किस प्रकार से, कौन सा फर्क होता है? एक पीढ़ी जो पहले की पीढ़ी है, बाद में आने वाली पीढ़ी के बारे में किस प्रकार के भाव रखती है, और बाद में आने वाली पीढ़ी पहले वाली पीढ़ी के बारे में कौन कौन से विचार रखती है, उनके बारे में किस प्रकार से चिंतित रहती है, इन सब के बारे में सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है मिश्र जी ने। परंतु देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।